सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे इस अल्फा साइंस एकेडमी के चैनल पर वेरी फर्स्ट टाइम कि बीएससी मैथमेटिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो बीएससी मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात हो रही है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं इन सब के ऊपर बात की जा रही है। या फिर मोस्ट ऑफ दी अगर टॉपिक की बात की जाऊँ तो वो टॉपिक भी सेम ही होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। समझ में आती है इतनी बात? बीएससी थर्ड ईयर सॉरी बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की बात की जा रही है। सेमेस्टर थर्ड के अंदर में मैं आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स का जो सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है उसके ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है बीएससी के लिए, और आज ही हम रियल एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स भी आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर एनईपी 2020 के बाद में जो आपके पास में जो चेंजेस आए हैं सेमेस्टर वाइज हो गया है आपका जो करिकुलम है, तो उसके ऊपर बात की जा रही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप थर्ड सेमेस्टर के बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी उनका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो आपके थर्ड सेमेस्टर के ऊपर अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करूं, तो आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर में मैथ्स के आपको दो बुक्स के ऊपर में डिस्कशन करना है। आपकी फर्स्ट बुक है रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा, तो आप दोनों देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, ये दो बुक्स हैं आपकी, जिसमें क्या होगा कि आपकी जो दो यूनिट्स है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 जो है आपकी, वो कहाँ कवर होगी? रियल एनालिसिस में कवर होगी। और आपकी जो दो अलग यूनिट्स हैं यानी कि थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट जो है आपकी, वो कौन से पेपर में डिस्कशन होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पेपर से डिस्कशन होगी। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर में हम बुक्स वगैरह कौन सी परचेज करें, तो आपको बुक रख लेनी है। मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ, जेपीएच की बुक ले लीजिए आप। इसका कवर चेंज हो सकता है, आप लेटेस्ट वाली खरीद लो, ये पुरानी है। ठीक है, सेम रहती है, बुक में कोई चेंज नहीं आता, खाली वो कवर वगैरह चेंज होता होगा। ठीक है। तो बुक आपको जो लेनी है वो कौन सी ले लेनी है बुक? अच्छा, वो बोर्ड का ऊपर दिख रहा नहीं होगा। तो बुक जो आपको लेनी है वो कौन सी है? जेपीएच की ले लो। किसकी ले लो? जेपीएच की। वैसे सीपीएच की बुक भी आती है, लेकिन मैं आपको जेपीएच ही प्रेफर करूंगा। और जेपीएच में भी इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आप जेपीएच में हिंदी मीडियम की बुक्स ले लेना। यूजी की बात कर रहा हूँ मैं, अंडर ग्रेजुएशन के लिए। क्योंकि क्या है कि एक्चुअली जेपीएच में इंग्लिश में अभी इतना अच्छा मैटर नहीं आया है, हिंदी में अच्छा खासा अच्छा मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो आप हिंदी की बुक ले लेना। क्वेश्चन वगैरह बाकी नोट्स वगैरह हम आपको लिखवाएंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, अगर आपको कोई भी मेरे से मतलब कुछ भी आपको मेरे से पूछना है, कुछ क्यूरी करनी है, कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप देखो, कॉल तो अटेंड नहीं हो पाएगा, कॉल पे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 9929886055। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस पर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं हम। तो आज हम जो पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रियल एनालिसिस का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो रियल एनालिसिस का जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं एक बार आपको सिलेबस का क्विक आपको दिखा देता हूँ। तो यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? बाउंडेड सेट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, बोल्जानो वाइटस्टेस थ्योरम, क्लोज्ड एंड ओपन सेट, concept of compactness and connectedness, हेन-बोरेल थ्योरम, कनेक्टेडनेस एंड हेन-बोरेल थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये आपका चैप्टर नंबर 2 रियल एनालिसिस की बुक में से, और चैप्टर नंबर 3। और अगर कोई चैप्टर में से इधर से उधर कोई एक दो टॉपिक अगर हो जाते हैं हम आपको क्विकली करवा देंगे। तो यूनिट नंबर 2 में जो आपका आएगा वो रियल सीक्वेंस, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोचीज सीक्वेंस, सब सीक्वेंसेस, कोचीज, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल्स। वैसे तो आज यही बात करनी चाहिए थी क्योंकि हम रियल एनालिसिस का पेपर स्टार्ट करेंगे, दैट्स व्हाई। अच्छा, मेरी बात आप सुनो ध्यान से। अगर थोड़ा क्विक हो रहा हो तो थोड़ा स्लो करके देखो, वरना तो मैं स्लो ही बोल रहा हूँ आपको। ठीक है। ये तो मैंने पहले ही लिख लिया, वरना लेक्चर और लंबा हो जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। लेक्चर 1 है आपका, आज ही स्टार्ट किया है इसे।
अच्छा, आप अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर भी करवाया जाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले अपन ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर पे भी आप देख लीजिए, एक नज़र डाल दीजिए इसके सिलेबस के ऊपर में। तो यहाँ पे यूनिट थर्ड जो इससे कवर हो रही है आपकी अवकल समीकरण की किताब से, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशंस व्हिच कैन बी मेड एग्जैक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई एंड पी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। ये आपका सिलेबस है इसका यूनिट नंबर थर्ड का। अच्छा, हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश, आप हिंदी की बुक में अगर चेक करेंगे तो टॉपिक हिंदी में भी वैसे के वैसे इंग्लिश के साथ लिखे हुए हैं, एक एक चीज़ अच्छे से लिखी हुई है बुक में। आप एक बार बुक ले लो तो आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ें फिर वहाँ से मिल जाएगी। अब आप यहाँ ध्यान दें, यूनिट नंबर 4 के ऊपर ध्यान दो सभी। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सॉल्यूशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय द चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, the independent variable, method of variation of parameters, method of undetermined coefficients। अच्छा, मैं आपको, आप मुझे मैसेज कर देना जिसको भी अगर सिलेबस की ज़रूरत है। मान लो वैसे तो ये लिखा हुआ है, आप इसे डायरेक्टली या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, मैंने पूरा A to Z लिखा है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट के ऊपर में सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, उससे ही डायरेक्ट लिखा है मैंने इसे। दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी खुद ये कहती है कि एक यूनिट 15 लेक्चर सफिशिएंट है आपका, 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा सफिशिएंट होता है वैसे। ठीक है, तो 15 लेक्चर में एक यूनिट, 15 लेक्चर में एक यूनिट, 15 लेक्चर में एक यूनिट और 15 लेक्चर में एक यूनिट, यानी मैथ्स का जो सिलेबस आपका ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि 2 महीने से कम, 2 महीने मान लो बस, मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का सिलेबस है। इसमें आपके 15 लेक्चर लगने चाहिए, इसमें आपके 15 लेक्चर लगेंगे, इसमें 15 लेक्चर्स लगने चाहिए, इसमें 15 लेक्चर्स और इसमें भी 15 लेक्चर। ऑल दो ये 15 लेक्चर से कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी से कहती है कि आप 15 लेक्चर में आप इसे कंप्लीट करो, 2 महीने का कोर्स है, बड़ा इजीली हो जाता है। देखो, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा साथ लेके चलोगे चीज़ों को, तो बाद में बहुत भारी भारी नहीं लगेंगी। क्योंकि हमने देखा है BSc के अंदर में बच्चे 70-80 एक सेक्शन में होते हैं, और जैसे ही एक सेमेस्टर गुजरता है आधे हो जाते हैं, या तो पास नहीं हो पाते या बैक रह जाती है, या क्या होता है उनके साथ लेकिन आप जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ज़्यादा फिर प्रेशर में आओगे, फिर बाद में मैसेज आएगा सर इंपॉर्टेंट बता दो, ये बता दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पूरा ही पढ़ो, अच्छा रहेगा। और एक बात और, देखो आपको आगे क्या करना है उस पर भी डिपेंड करती है आपकी पढ़ाई। अगर आपको आगे RPSC या RSSB में, मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको टीचर बनना है, जैसे फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ मैथ्स के अंदर, तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रेजुएशन वाला पार्ट। ऐसी कॉलेज में आके ऐसा डिस्कशन आपसे कोई नहीं करता, आपको कोई नहीं बताता कि कॉलेज में पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा 10-12 अच्छे से गुजर जाएगी, आपको पहले ये सिखाया जाता था कि 10-12 अच्छे से कर लो आगे की लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 10-12 के मार्क्स तो आगे कोई पूछता ही नहीं है। ग्रेजुएशन मार्क्स भी पूछेगा, लेकिन आपका ग्रेजुएशन का मैथ, आपको कितना मैटर याद है, आपने कितना पढ़ा है, उसे कितना समझा है, ये अब इम्पोर्टेंट है। अगर 12 में तुम्हारी 68 कोई दिक्कत नहीं है, 50 कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास में अगर 90 है तो भी कोई नहीं पूछ रहा। आप आगे ग्रेजुएशन पर फुल फोकस करो अपने, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और बिल्कुल आसान नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में मास्टर बन जाऊंगा। ग्रेजुएशन पे अच्छा फोकस रखो, तभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अच्छे से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, अदरवाइज बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी ध्यान दे लो पढ़ाई में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं DNL एनालिसिस, ध्यान से देखना, मैं मिटा रहा हूँ ये सब। हाँ, तो अब आगे देखो आप लोग। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लाइन्स बना रखी है, इससे नीचे मुझे लिखना नहीं है ताकि आपको नीचे का नहीं दिखेगा। ठीक है, बाकी नीचे चले आए तो मुझे बताना बाकी ध्यान दो। हम रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर आपका रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन है पूरा, ठीक है, तो अच्छे से देखना, पूरा समझना। वास्तविक विश्लेषण क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? वास्तविक, हिंदी वाले लिख लेंगे, वास्तविक विश्लेषण, वास्तविक विश्लेषण।
अच्छा, अब आपने रियल नंबर आपको पता होंगे, तो रियल एनालिसिस की स्टडी जो है वो पूरी रियल नंबर के ऊपर ही है, पूरी की पूरी स्टडी रियल नंबर के ऊपर है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं के अध्ययन के लिए हम निम्न 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। जो आपकी बुक स्टार्ट हो रही है रियल एनालिसिस की, वो ऐसे स्टार्ट हो रही है जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि वी हैव सेवरल मेथड्स, we have several methods we have several methods we have several methods to study about real numbers, to study about to study about to study about real numbers to study about real numbers to study about रियल नंबर्स। वैसे मैंने कहा 3 मेथड है आपके रियल नंबर्स, सच दैट कौन कौन से हैं वो 3 मेथड आपके हिंदी वाले लिख लेंगे। वास्तविक संख्याओं के अध्ययन, हिंदी वाले लिखो भाई, वास्तविक संख्याओं के अध्ययन के लिए हम निम्न 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। निम्न 3 विधियों का प्रयोग करते हैं हम वास्तविक संख्याओं के अध्ययन के लिए, वास्तविक संख्याओं के अध्ययन के लिए हम निम्न 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। उन्हें लिखो। फर्स्ट है आपका जेनेटिक मेथड, फर्स्ट है आपका जेनेटिक मेथड, जेनेटिक मेथड जिसे हम हिंदी में कहते हैं परंपरागत विधि, या फिर एक वंशानुगत भी कह देते हैं, वंशानुगत। दूसरा है आपका जेनेटिक मेथड के बाद में, ये जेनेटिक मेथड आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेडेकाइंड मेथड, डेडेकाइंड कट मेथड। अच्छा साफ दिख रहा हो, आई होप, एक बार मैं चेक कर लूंगा बोर्ड पे अभी 2 मिनट बाद, मार कर दीजिए। डेडेकाइंड कट मेथड, हिंदी में भी इसे ये बोलेंगे, डेडेकाइंड कट विधि, डेडेकाइंड कट विधि। थर्ड है आपका एक्सियोमेटिक मेथड। क्या है आपका थर्ड मेथड? एक्सियोमेटिक मेथड, एक्सियोमेटिक मेथड, अभिग्रहितीय विधि, अभिग्रहितीय। अच्छा थोड़ा अगर अभिग्रहितीय देख लेना, किसी स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ, तो उसमें कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं होता मैथ्स में। तो अभिग्रहितीय विधि, ये तीन आपकी विधियां हैं जो हम रियल नंबर की स्टडी में काम में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें किसी जेनेटिक मेथड की, इसी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मेथड की बात करते हैं। जेनेटिक मेथड यानी परंपरागत या फिर वंशानुगत विधि, वंशानुगत विधि, ठीक है सर कहते हैं। तो इसमें आप लिखो, इन दिस मेथड वी स्टडी अबाउट रियल नंबर बाय, इन दिस मेथड वी स्टडी अबाउट, इन दिस मेथड वी स्टडी अबाउट रियल नंबर, we study about real number by extending the set of natural numbers, extending the set of natural numbers continuously. इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इन दिस मेथड वी स्टडी अबाउट रियल नंबर बाय एक्सटेंडिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉन्टिन्यूसली। इस मेथड का देखो, जेनेटिक मेथड का, वंशानुगत या परंपरागत विधि का जो मतलब है वो समझो ध्यान से, कि हम इसमें क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट का एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन करने पर जो आगे हमें प्रॉपर्टीज मिलती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसमें स्टडी करेंगे। यानी आपको कुल मिलाकर के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुल मिलाकर के आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक्सटेंशन करना है, बढ़ाना है, मतलब उसे एक्सटेंड करना है। तो
कि बाद में जो प्रॉपर्टीज मिलती जाएगी उसे एक्सटेंडिंग मेथड कहेंगे। हिंदी वाले लिख लो यहाँ पे, मैं बोलता रहा हूँ साथ के साथ लिखो, कुछ ऐसा आएगा तो बोर्ड पे मैं लिख दूंगा आपके लिए। परंपरागत विधि में, एक मिनट में पहले देख लेता हूँ। तो बोर्ड पर तो आपको साफ नजर आ रहा है, आई होप आपको वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। हाँ अब ध्यान दो, हाँ हिंदी वाले लिखो भाई। परंपरागत विधि में हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का, प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत मतलब प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स। वापस सुनो, परंपरागत विधि में हम परंपरागत विधि में हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का क्रमशः विस्तार करके वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस मेथड वी स्टडी अबाउट रियल नंबर्स बाय एक्सटेंडिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉन्टिन्यूअसली। परंपरागत विधि में हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का क्रमशः विस्तार करके वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया होगा, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या था। चलो देखो, ये मैं रब कर रहा हूँ। देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ऐसे लिखते हैं एन से। अच्छा, मैंने इस तरीके से बनाया है, ऐसे देखो, ये थोड़ा ऐसे करके बना दिया। अब मैं जहां भी ऐसा एन बनाऊंगा, ध्यान से सुन लो आप लोग, मैं जहां भी इस तरीके का एन बनाऊंगा वहां आप समझ जाना कि सर बात कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? कि सर बात कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे। किसकी बात की जा रही है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। तो इसे हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे बोलेंगे प्राकृत संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपका? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से? नहीं, 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसके एक्सटेंशन सुनो, ध्यान से सुनो, क्या होगा। हम जेनेटिक मेथड पढ़ रहे हैं ना अभी तो नेचुरल नंबर का हमने क्या करा, कुछ ऑपरेशंस लगाए नेचुरल नंबर के ऊपर। जैसे कि मान लो, जैसे कि हमने एक ऑपरेशन लगाया 3 + 3 कितना आया? 6। इसके अंदर आता है? आता है, बात सही है सर। 4 - 2 कितना आएगा? 2। इसके अंदर आता है? यस आता है। इसका उल्टा करो, 2 - 4 क्या आएगा बताओ? 2 - 4 बताओ, -2। इसके अंदर आता है? नहीं। समझ आई बात? तो हमें कमी महसूस हुई, लेकिन इस वाली कमी से पहले एक कमी और निकाल के आते हैं। मान लो 2 - 2 करवाया, क्या आया? 0। 0 इसके अंदर आता है? नहीं आता। तो 0 की कमी पूरी करनी है, 0 की कमी पूरी करनी है। तो हम क्या लेकर आए कि यार अभी तो हमारा, मतलब हमें ऐसा लगा कि यार हमारा तो सेट कंप्लीट ही नहीं है, हमारा सेट तो अधूरा है, इसके अंदर तो कुछ कमियां है। तो हम लेकर आए क्या? होल नंबर। क्या लेकर आ गए हम लोग? होल नंबर, W, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। आगे हायर स्टडीज में तो ये मान लो आप पूर्ण संख्याओं जैसी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है, लेकिन खैर बाद में बात करेंगे इन सब चीजों पे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे चला। अब इसमें कमी क्या आई? वही मैंने जो भी कहा कि हमने एक ऑपरेशन लगाया इसके ऊपर। देखो ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही संक्रियाएं यूज करते हैं ऑपरेशन में। तो संक्रियाएं यूज करते हैं हम लोग। जब हम यही संक्रियाएं यूज कर रहे हैं तो आप आगे देखिए, अगर हम करें 5 - 8 कितना आएगा? -3। इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर आ रहा है, बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। तो फिर अब इसे एक्सटेंड करो, ये अभी भी समुच्चय तो अधूरा है। हम लेकर आए क्या? इंटीजर। क्या लेकर आ गए? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहते हैं इंटीजर्स को? सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या कहते हैं हिंदी में?
पूर्णांकों का समुच्चय। मैं समुच्चय को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने पूरा लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पूर्णांकों को हम लिखते हैं ऐसे। जब भी मैं जहां भी ऐसा सेट बनाऊंगा आप खुद ही समझ जाना, सर बात कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की। किसकी बात कर रहे हैं सर? सेट ऑफ इंटीजर्स की। ये जो z है ये ग्रीक वर्ड ज़ेलन से लिया गया है, ठीक है। बाकी कभी कभी इसे आई से लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ बुक्स पे आपको, तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है वैसे हमें, तो ये ध्यान दो। ये होता है क्या? माइनस इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इनफाइनाइट, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से क्या चलता है हमारा? सेट ऑफ इंटीजर्स चलता है। क्या चलता है? सेट ऑफ इंटीजर्स चलता है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स की बारे में बात आई तो हमने क्या करा? प्लस माइनस ऑपरेशंस लगाए, तो इससे एक्सटेंड करते करते हम यहाँ आए, इससे एक्सटेंड करने के बाद यहाँ आ गए। अब एक प्रॉब्लम हमने फेस करी कि हमने काम करा -3/-2 कर दिया, -3/-2 करा। जो भी है माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2, 3/2 इसमें आता है क्या? नहीं। या फिर ऐसे करो 1.5 इसमें आता है क्या? नहीं आता सर। अब क्या करें? फिर हमें कमी महसूस हुई, अभी भी हमारा सेट अधूरा। तो हमने इस कमी को पूरा करने के लिए, सेट को आगे बढ़ाने के लिए क्या करा? एक और नंबर लेकर आए यहाँ पे जो आपको पता है पहले से ही। बताओ क्या लेकर आए? रैशनल नंबर लेकर आए। क्या लेकर आ गए हम? इसे रैशनल नंबर्स लेकर आए। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैसा होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय आपको कैसा होता है? तो हम ऐसे लिखते हैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और ये इस तरीके से परिभाषित है यानी डिफाइन है। P/Q, इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और P और Q दोनों किससे आएंगे? P और Q दोनों किससे आएंगे? इंटीजर से ले लें। बस Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे नंबर 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसी कंडीशन आपने पढ़ी, एग्जाम्पल आपको पता है रैशनल नंबर के, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके -3, -4/2, -6/8, 11/2, 3/9, 7/6, कुछ भी कर सकते, ठीक है। अच्छा, वैसे तो 10th क्लास में या 9th क्लास में आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं नॉट टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट भी हो जाते हैं उन्हें रैशनल नंबर भी कहते हैं। पता होगा ये तो, आप कॉलेज में आ गए, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। या तो टर्मिनेट हो ही जाएंगे, जैसे टर्मिनेट हो रहा है, -2 ही आएगा ये तो, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ऐसा तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नॉट टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? नॉट टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं रिपीट तो होगा। जैसे 3 का डिवाइड आप 10 में दो तो आगे रिपीट हो जाएगा ना उसका नंबर, 3 3 या 9.3333 ऐसे रिपीट होता जाएगा। आप उसको ऐसे भी लिख देते हो कई बार, ऐसे 3.3 के ऊपर बार लगा दो, मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन है, तो इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। फिर बाद में हमने कुछ देखा, जैसे सोचो जरा सा, मान लो √1 है, इसकी वैल्यू 1 है सर, √2 है, क्या पता, √4 है, इसकी वैल्यू 2। इसका क्या मतलब है? इसका क्या है ये समझाओ मुझे। तो √2 की फिक्स वैल्यू मिलती है आपको 1.41 समथिंग होती है कुछ, वो भी हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं एक तरीके से। तो √2 की कोई फिक्स वैल्यू आती है क्या आपके पास? यानी इस ब्रह्मांड में ऐसे नंबर भी लाए कर रहे हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, तो ऐसे नंबरों को हम क्या करें? पाई का क्या करें? अब कोई बच्चा बोलेगा सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। भाई भूल जाओ, 22/7 होती है, वो वहाँ पे एज अ फॉर्मूला वहाँ पे वैल्यू यूज की गई पाई की 22/7। वहाँ क्वेश्चन में लिख के भी देता है कि आप पाई की वैल्यू यूज कीजिए, बाकी पाई की वैल्यू ये नहीं होती है। आप बड़े हो गए, समझदार हो, आपको ये बात पता लग भी गई होगी, बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने स्कूलिंग लेवल पर पढ़कर आ चुके हो ये सब चीज़ें। तो आगे देखो, फिर हमने देखा यार ऐसे नंबर के लिए क्या किया जाए, तो हम लेकर आए क्या? सेट
set of irrational numbers, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी क्यू के ऊपर ये सी लगा दो, कॉम्प्लीमेंट लगा दो, इससे डिनोट करते हैं, यानी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर आपको कुछ खास नहीं, बस ऐसे याद रखना है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो √2, √5, √3, ऐसी √7, ऐसी कुछ वैल्यूज, √5 ले लो, ऐसी वैल्यूज, या पाई ले लो, ठीक है, या फिर 1.01, 001, 0001, यानी हर बार एक डिजिट बढ़ती आ रही है, रिपीट नहीं हो पा रहा है, फिक्स रिपीट नहीं हो पा रहा है, यानी निरंतर पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब बात आई किसकी, जब ये सब कुछ हो गया तो हमने और एक्सटेंड किया यार, इनको किसी एक बॉक्स में डाल करके, तो हमने सोचा लो किस में डाले, रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं, मैं जहां भी आर बनाऊंगा, ऐसा आर बनाऊं, तो समझ जाओ सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है। सेट ऑफ रियल नंबर कुछ नहीं है, बस इतना है, सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है सबके बारे में। अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैसेज करना, मैं बताऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाएंगे और क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर जो होता है अपना रियल नंबर, वो होता है रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। अच्छा, मैं लिखने के साथ साथ ही मिटाता जा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप इसे रोक करके आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, हाँ या ना। अब मैं एक बात बता दूँ आपको, जितनी भी पूरी स्टडी करनी है हमें जितनी पूरी स्टडी करनी है वो एक लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर स्टडी करनी है इस बुक के अंदर, यानी 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इसे क्या बोलेंगे हम, रियल लाइन कहेंगे। रियल लाइन, वास्तविक रेखा, क्या है ये, वास्तविक रेखा है। इसी के ऊपर पूरी स्टडी करनी है, इसके नेबरहुड पर स्टडी करनी है, इसके पॉइंट पे, इसके क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, नेबरहुड, इन सब की स्टडी इस रियल लाइन के ऊपर, पूरी स्टडी हमारी इस लाइन के ऊपर टिकी हुई है। अगर आप शुरू से ही डेफिनेशंस के ऊपर, थ्योरम्स के ऊपर ध्यान देकर चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शानदार आपका ये पूरा का पूरा जो रियल एनालिसिस वाला पेपर है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। बस आपको थोड़ा कॉन्टीन्यूटी के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए, बस दैट्स इट। नोट्स बनाओ, अपने हाथों से बनाओ। अगर आपको लगता है कि यार कुछ रह गया है नोट्स की, आपको नोट्स की PDF मिल जाए, तो आप ऐसा करना, एक बार पहले यूनिट हो जाए, पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मुझे मैसेज करना, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा मेरे हैंड रिटन नोट्स की। मैं मिटा रहा हूँ इसे, आगे देखो कितने मिनट का लेक्चर हो गया होगा, आई डोंट नो, एक बार चेक कर लेते, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चालू है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको नेक्स्ट लिखवाया है, डेडेकाइंड कट मेथड। ये आपके तो कोर्स में भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूँ होता क्या है ये। डेडेकाइंड कट मेथड ये आपके कोर्स में नहीं, से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस समझा देता हूँ क्विक। जब है ही नहीं तो क्यों जबरदस्ती इसमें करनी है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा समझा देते हैं। अच्छा, एक चीज और थी, रियल नंबर के बाद में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की जाएगी। चलो एंड में बताऊंगा, ये वाली बात मुझे याद रहेगा। अच्छा, डेडेकाइंड कट मेथड की बात इतनी सी है कि इसके अनुसार परिमेय संख्याओं का प्रत्येक कट एक वास्तविक संख्या को परिभाषित करता है। डेडेकाइंड कट मेथड के अनुसार, हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिखूं, डेडेकाइंड कट मेथड अकॉर्डिंग टू डेडेकाइंड कट मेथड, अकॉर्डिंग टू, नाम है तो अपन कैपिटल से लिखते हैं, डेडेकाइंड, according to Dedekind cut method, every cut of rational number defines a real number. Every cut of rational number
रैशनल नंबर define a real number, defines a real number। हिंदी में लिखो, डेडेकाइंड के अनुसार, डेडेकाइंड के अनुसार, डेडेकाइंड के अनुसार, डेडेकाइंड के अनुसार परिमेय संख्या का प्रत्येक कट एक, परिमेय संख्या का प्रत्येक कट एक वास्तविक संख्या को परिभाषित करेगा। एक वास्तविक संख्या को परिभाषित करता है या करेगा। ठीक है, ये है डेडेकाइंड कट मेथड। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। बड़ा सिंपल सा मतलब है, आपके कोर्स में है नहीं तो आपको करना भी नहीं है, नोट डाउन जरूर कर लेना, थोड़ा अच्छा रहेगा और बच्चों की सुपीरियर फील करोगे, क्योंकि आगे बढ़ना भी है लाइफ में, तो अच्छे से पढ़ाई करूँ। कुछ नहीं, देखो, दो रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के बीच में, मान लो ये नंबर 9 है, मान लो ऐसे सॉरी, मान लो 3 है, ये 10 है, कुछ भी है, मेरा मतलब कुछ भी ले लिया, उठा लिया कोई भी नंबर। तो दो रैशनल नंबर के बीच में यदि एक कट लगाया जाए तो उस जहां कट लगाया वहां पे एक रियल नंबर 100% आएगा। ये डेडेकाइंड कट मेथड ये कहता है हमें, और इससे ज्यादा मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि अभी आपके कोर्स में है नहीं तो उसको आगे लेके चलना भी जरूरी नहीं है हमारे लिए। अब एक बात है लास्ट फाइनल, एक्जियोमेट्रिक मेथड बता देते हैं आपको, और आज का लेक्चर फिर यहाँ समाप्त करेंगे। फिर कल जो है आपका यूनिट नंबर 1, जहाँ से इम्पोर्टेंट पूरे सिलेबस पूरा स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन है, सिलेबस बता दिया आपको और रियल एनालिसिस का पूरा इंट्रोडक्शन आपको इसमें दिया जा रहा है। एक्जियोमेट्रिक मेथड, जो आपको थर्ड मेथड बताया था मैंने, एक्जियोमेट्रिक मेथड, अभिग्रहीतीय विधि, अभिग्रहीतीय विधि। इन दिस मेथड वी स्टडी अबाउट सेट ऑफ रियल नंबर। आपको ये बात पहले भी लिखी मैंने। In this method we study about real number we study about set of real number with the we study about set of real number with the help of following 3 axioms, with the help of 3 axioms, यानी इसके अंदर इस मेथड को पढ़ने के लिए 3 विधियों यानी 3 अभिग्रहितों का हमें सहारा लेना पड़ेगा। हिंदी वाले लिखो, इस विधि में हम निम्न 3 अभिग्रहितों, हिंदी वाले लिखो, हिंदी में लिखना जरूर थोड़ी बहुत है, जरूरी है वैसे, लेकिन अभी जितना अभी नहीं है। इस विधि में हम निम्न 3 अभिग्रहितियों की सहायता से वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं। निम्न 3 अभिग्रहितियों की सहायता से निम्न 3 अभिग्रहितियों की सहायता से वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं, और वो 3 अभिग्रहित ये रहे। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पहला, फर्स्ट, फील्ड एक्सियम, क्षेत्र अभिग्रहित, ऑर्डर एक्सियम, क्रम अभिग्रहित, कंप्लीटनेस एक्सियम, पूर्णता अभिग्रहित, ये है। अच्छा, तो आपके कोर्स में नहीं है तो थोड़ा सा इसको क्विकली ऐसे देखो, बड़ा आसान सा है, कुछ इसमें है नहीं। एक्सियोमेटिक का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होता है, इसे
आर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो मेरी बात सुनो, देखो आप बात करते हैं नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर्स की, रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर की, उसके अलावा आपका आ जाएगा रियल नंबर, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी फिर ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक बार ये देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख लो भाई, थोड़ा सा यहाँ देख लो आप लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, सम्मिश्र संख्याएं। आपके फाइनल ईयर का पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, याद रखना, सम्मिश्र संख्याएं, ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में ध्यान दो। क्या होता है x प्लस आयोटा y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, सामान्य तरीका मान लो इसे आप। x क्या होता है, रियल पार्ट, वास्तविक भाग, और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग होता है। इसका मतलब क्या होता है आयोटा का, आयोटा, आयोटा कहते हैं इसे। आयोटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -√1। देखो समझाता हूँ क्या हुआ था। क्या हुआ, मान लो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे तो आपके पास में आया x² + 1 = 0 आया था। अब इस कोई भी x ऐसा नहीं है, जितने नंबर है ना तुम्हारे पास सारे लगा लो, कोई भी x ऐसा नहीं है जिसमें 1 को जोड़ने पर वो 0 प्राप्त हो जाए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, x + 1 = 0, आप x की वैल्यू -1 रखो, +1 रखो, हो गई 0। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी कर रहा हूँ। आप यहाँ पे -1 रखो, प्लस हो जाएगा स्क्वायर होते ही। तो यहाँ ध्यान दो, x² उधर गया तो -1। जब आप क्यूब स्क्वायर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस √-1, ये कोई आप यहाँ पर आकर कह देते थे अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। और ये आपने 11th क्लास में सीखा, फिर उसके बाद में कैसे एग्जिस्ट करवाएंगे इसे। तो -√1 की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ -5 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, तो आप क्या लिखोगे, -1 को तो लिख दो आयोटा, तो √5 आयोटा। √5 आयोटा, 5 के ऊपर से रूट कैसे हटेगा, मैं तो खाली 1 से हटा रहा हूँ। √5 आयोटा। अगर मैं इसे लिखूँ -7 तो क्या लिखोगे, √7 आयोटा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें आयोटा स्क्वायर की तो क्या आ जाएगा, -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने ऐसा क्यों आपको ये बीच में कॉम्प्लेक्स समझाया वो बताता हूँ। देखो फील्ड एक्सियम की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, फील्ड एक्सियम की अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दो। फील्ड एक्सियम में क्या हो रहा है, जैसे आप मान लो आपने प्लस माइनस कोई आपने ऑपरेशन लगाया, माइनस करने पे आपको माइनस की कोई वैल्यू मिल गई, तो वो फील्ड में आया क्या, यानी नेचुरल नंबर में आया क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आगे दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। होल नंबर में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा सर, कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखो ध्यान दो, फील्ड एक्सियम की बात कर रहा हूँ मैं देखो इसको ऐसे समझो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आता नहीं है, यहाँ से सिलेबस का पार्ट भी नहीं है आपके। ये समझाना इसलिए जरूरी है कि स्टार्ट बुक यहीं से हो रही है आज आपका, ये बस नेक्स्ट लेक्चर से तो आपका सिलेबस आ जाएगा, बस 2 मिनट का और है, थोड़ा ध्यान देख लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फील्ड एक्सियम यानी आपको जो भी संक्रियाएं, जो भी ऑपरेशन प्लस माइनस लगाने, जो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो इस आपकी नेचुरल नंबर के सेट में आना चाहिए, तब तो फील्ड एक्सियम हो जाएगा। अब नहीं आ रहा सर, हटा दो। होल नंबर में नहीं आएगा, -3 -4 का आएगा। इंटीजर की बात करें, इंटीजर डिवाइड कर लो इसके अंदर, डिवाइड करने पर आपको हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है क्या, 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने पर हमेशा इंटीजर ही मिलेगा क्या, हो भी सकता है नहीं भी। -5/4 कर लो, 5/4 ही रह जाएगा माइनस में, तो ये भी नहीं बन पाएगा। बाकी के नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये बनने के लिए है। अच्छा इसके अंदर में इसे तो घुसाओ मत बिल्कुल ही, अपरिमेय संख्याओं को तो इसको हटा दो, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ये तो वैसे कहीं भी बहुत ही मुश्किल रेयर ही कोई आपको मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर एक्सियम की। ऑर्डर एक्सियम क्या होता है, मतलब आप ये देखो ऑर्डर के बारे में, मैं 1 2 3 4 लिखूँ, 1 2 3 4, आप कुछ भी लिखो, जैसे नंबर लिख रहे हो, तो आपको पता है आगे वाला नंबर जो है वो उससे पहले वाले से बड़ा है 100%, उससे पहले वाले से बड़ा, उससे पहले वाले से बड़ा, सही बात है। तो यहाँ तक तो ये ठीक था, रैशनल में और रैशनल में और रियल नंबर में तो ठीक था ये। ऑब्वियसली ऐसे नंबर लाइन बनाओ रैशनल नंबर की तो भी
आपको जो भी है, मान लो 3/2 है, उससे बड़ा आपको 2 मिल जाएगा, यानी 1.5 से बड़ा 2 मिल जाएगा आगे वाला नंबर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक नंबर लिखा 2 इधर आगे 2 लिखा और इधर आपको 3 मिल रहा है, तो ऑर्डर ही नहीं हो पाएगा। तो रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता, रियल नंबर ये भी हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स यहाँ फेल हो जाएगा। आप कॉम्प्लेक्स में कभी नहीं कह सकते कौन किससे बड़ा है। कॉम्प्लेक्स में मान लो आपने 5 + 6 आयोटा लिया और 7 + 8 आयोटा लिया, आप कभी ये बात नहीं कह सकते कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, इसके अंदर भी नहीं हो पाएगा। तो ऑर्डर समझ में नहीं आ पाता यहाँ पे, तो यहाँ भी ये फेल हो जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी, कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस, अब क्या हुआ, जब हमने कंप्लीटनेस में और संक्रियाएं लगाई, देखा करा, तो हमने पाया कि रियल नंबर भी यहाँ पे, सॉरी रेशनल नंबर भी यहाँ पे फेल हो गया और रियल नंबर हो गया यहाँ पे फील्ड कंप्लीटनेस एक्सियम। यानी अगर ये फील्ड एक्सियम भी रखता है, ऑर्डर एक्सियम भी रख रहा है और कंप्लीटनेस भी रख रहा है, ठीक है। तो अब आगे लिखो आप इसके अंदर, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, नोट डाउन कर सकते हो, मिटा रहा हूँ मैं इसे। तो एक्सियोमेटिक क्या चीज़ होती है वो ध्यान दो, लिखो इसके अंदर, लास्ट है बस, हो गया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होता है। वास्तविक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक पूर्ण क्रमिक, वास्तविक संख्याओं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होता है। पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होता है, इसे R द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे R द्वारा निरूपित किया जाता है। R द्वारा निरूपित किया जाता है। आप इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड इज कॉल्ड, अ कंप्लीट ऑर्डर्ड field is called real number, is called real numbers, and it is denoted by this, denoted by this। लिख लिया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। कल आपका हम चैप्टर नंबर 2 रियल एनालिसिस, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 रियल एनालिसिस, ठीक है। यूनिट नंबर आपकी जो है आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। आती है इतनी बात समझ में आपके। यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजिकल प्रीलिमिनरीज ऑफ रियल नंबर एंड काउंटेबल सेट, वास्तविक संख्याओं का प्रारंभिक सांख्यिकी एवं गणनीय समुच्चय, ये हम आगे स्टार्ट करेंगे। आप तब तक अच्छे से नोट्स बनाओ, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।